जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज हरियाणा से एक वैकेंसी निकली है और उस वैकेंसी का नाम है एडीओ। क्या है? एडीओ। ठीक है। अब एडीओ ये वैकेंसी क्या है? इस वैकेंसी में टोटल कितनी वैकेंसियां निकली हुई हैं? क्या यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? यदि यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो किस कैटेगरी में शामिल होंगे? यहाँ पर फॉर्म फीस कैसी रहेगी? ये एडीओ की पोस्ट होती क्या है? इस तरीके से आपके जो भी तमाम क्वेश्चन हैं इनको हम बिल्कुल फुल डिटेल से आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। यदि आप बिल्कुल इसी तरीके से हर एक वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं, ये 24/6/2022 नोटिफिकेशन है। एडीओ की फुल फॉर्म बता दूं मैं तो एडीओ का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की पोस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की मतलब है एक प्रशासनिक कैडर की पोस्ट है। ये मतलब ये एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। ठीक है, एक ऑफिसर बन जाओगे आप। यदि आप एडीओ बन जाओगे तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या बन जाओगे? एक ऑफिसर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? एक ऑफिसर बन जाओगे। और इसका काम क्या होगा? देखो, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर को लेकर जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, अब वो नीतियां सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही हैं, वो योजनाएं सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही हैं, उन योजनाओं उन नीतियों को किस तरीके से हम सभी तक पहुंचाएं, तो इस तरीके का जो काम होता है वो एडीओ के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है? एडीओ के अंडर में आता है। एडीओ क्या करता है? अपना जो भी कैडर है उस कैडर की वो एग्रीकल्चर रिपोर्ट बनाता है और अपने कैडर की जो एग्रीकल्चर रिपोर्ट है उसको वो जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसको सौंपता है। ठीक है। क्या करता है? अपने जो कैडर की जो एग्रीकल्चर रिपोर्ट है उसमें एग्रीकल्चर योजनाएं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी नीतियां हैं जो स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हैं, या इसके अलावा और भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटाएं हैं उन सभी की रिपोर्ट वो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को सौंपता है। तो ये सबसे पहली तो ये बात रखो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाओगे, आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे। ठीक है, ये अधिकारी वाली पोस्ट है, ये मतलब ऑफिसर बन जाओगे आप। पहली बात आपकी क्लियर। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें। देखो, जनरल और जनरल की यहाँ पर है 330, एससी ऑफ हरियाणा की हैं 120, बीसी ए कैटेगरी में हरियाणा की हैं 60, बीसी में बी कैटेगरी की हरियाणा की हैं 30, ईडब्ल्यूएस ऑफ हरियाणा 60 सॉरी कितनी है 60 है। इस तरीके से टोटल 600 पोस्ट है। इसके अलावा ईएसएम जनरल की 16 हैं। ईएसएम एक्स सर्विसमैन की बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन है। ईएसएम का फुल फॉर्म है एक्स सर्विसमैन। एससी में 7 है, एक्स सर्विसमैन बीसीए में 4 हैं, एक्स सर्विसमैन बीसीबी में 6 हैं और पीडब्ल्यूबीडी में 6 हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट है उनकी 12 हैं। तो इस तरीके से ये इनको बिल्कुल कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पोस्टों को। ठीक है, ये आपका डाउट क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में कि इनकी इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है। तो सबसे पहली बात करो, ध्यान दो प्यारे साथियों, 29 जून से फॉर्म स्टार्ट होंगे। 19 जुलाई 11:55 PM तक, मतलब रात के 11 बजे तक, 19 जुलाई को रात के 11:55 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीस डिपॉजिट करने की जो डेट है वो भी 19/7/2022 ही है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://hpsc.government.in। ये क्या है? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये डाउट क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो आपका क्या काम करना होगा, इस तरीके का जो आपके डाउट थे वो क्लियर हो चुके। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक बार एज के बारे में कि यहाँ पर आपका एज किस तरीके से क्या रहने वाला है। तो देखो, एज के बारे में हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर देखो एज के बारे में मेंशन की गई हैं सारी चीज़ें। एज लिमिट यहाँ पर रहने वाली है 18 साल मिनिमम रहेगी, 42 साल मैक्सिमम रहेगी।
आपकी जो एज है वो 1 जून 2022 से काउंट होगी। कब से काउंट होगी? 1 जून 2022 से। इसके अलावा यदि आप हरियाणा से हो और आप हरियाणा के आरक्षित वर्ग में आते हो, तो जिस तरीके से आपको हरियाणा गवर्नमेंट एज में छूट देती है, बिल्कुल उसी के अनुसार आपको यहाँ पर एज में छूट मिलेगी। यदि मैं बात करूं अदर स्टेट के कैंडिडेट, हरियाणा के अलावा आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आप यहां पर जनरल कैटेगरी में ही शामिल होंगे। ये आपका दूसरा डाउट क्लियर। तीसरा, हम सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि यहाँ की योग्यता क्या है, इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो पहली कंडीशन, सबसे मेन कंडीशन ये है कि आपके पास एग्रीकल्चर से बीएससी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से, जैसे मैथ से बीएससी होता है, बायो से बीएससी होता है, इसी तरीके से आपका एग्रीकल्चर से बीएससी होना चाहिए, ऑनर्स से होना चाहिए, डिग्री इन बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में बीएससी ऑनर्स की हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, आपकी जो 10th क्लास तक की पढ़ाई है, मतलब आपकी जो 10th क्लास में, उसमें आपके पास हिंदी और संस्कृत इन दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आपका जो 10th में जो सब्जेक्ट थे उनमें से हिंदी और संस्कृत दोनों में से एक होना बिल्कुल कंपलसरी है। 12th बीए एमए, ये जो डिग्री है, आपकी जो 12th क्लास है, आपकी जो बीए, आपकी जो एमए है, उनमें भी आपके हिंदी सब्जेक्ट होना बिल्कुल कंपलसरी है। आपका जो 12th है उसमें आपके पास हिंदी होना कंपलसरी है। यदि 12th में आपके पास हिंदी नहीं था सब्जेक्ट के रूप में तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। 10th में यदि आपके पास हिंदी और संस्कृत दोनों में से कोई सा सब्जेक्ट नहीं था तो भी आप यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। ये दो मेन यहाँ पर क्या थे, एलिजिबिलिटी कंडीशन थी। उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बात करूं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका बीएससी का जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले पहले के होने चाहिए। तो मतलब यहाँ पर डायरेक्टली पता चल रहा है कि जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे बीएससी वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब फॉर्म डेट जो लास्ट डेट रहेगी, मतलब जो फॉर्म की लास्ट डेट क्या है यहाँ पर, 19 जुलाई से पहले पहले आपके पास बीएससी की डिग्री आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। 19 जुलाई तक आपके पास बीएससी की डिग्री नहीं आती है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। हाँ, उस कंडीशन में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यदि 19 जुलाई तक आपका सर्टिफिकेट आ जाता है तो। ठीक है, उसके बाद भी यदि आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आप यहाँ पर क्या रहेंगे, इनवैलिड रहेंगे। ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पर मैं बात करूँ सैलरी के बारे में। देखो, FPL आपका रहेगा 6 रहेगा, आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक, ये आपका बेसिक अमाउंट रहेगा। अब इस बेसिक अमाउंट में आपका HRA जुड़ेगा, होम रेंट अलाउंस जुड़ेगा, आपका DA जुड़ेगा, DNS अलाउंस जुड़ेगा। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट जो भी आपको अदर अलाउंस देती है वो सारे के सारे जुड़ेंगे। तो मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करूँगा कि यहाँ पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, जिस दिन आप ज्वाइनिंग लोगे उस दिन कितनी मिलेगी, और आप जिस दिन रिटायरमेंट लेके निकलोगे तब तक आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपके कौन कौन से प्रमोशन होंगे, आप प्रमोशन लेकर किस पोस्ट से रिटायरमेंट लेंगे, उसका मैं जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सिटीजनशिप के बारे में बात करें तो देखो, यहाँ पर इंडिया, नेपाल, भूटान, इन कंट्री के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भारत के भर सकते हैं, नेपाल, भूटान के भर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं, देखो अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर केवल जनरल में काउंट होंगे। बाकी हरियाणा में आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आप रिजर्व में रहोगे, आरक्षित वर्ग में रहोगे। लेकिन यदि आप आउट ऑफ हरियाणा हो, हरियाणा के अलावा किसी भी स्टेट से हो, तो आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आओगे। तो आप ध्यान रखना, यदि आप हरियाणा के अलावा किसी अदर स्टेट से हो तो आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्या करना है आपको, आउट ऑफ स्टेट हो, आउट ऑफ हरियाणा हो, आप हरियाणा के अलावा किसी अन्य राज्य से हो तो आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना है।
ये आपके सारे के सारे डाउट क्लियर। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और रिजर्वेशन के बारे में मैंने बता दिया रिजर्वेशन के संबंध में। अब देखो रिजर्वेशन के मामले में एक कंडीशन हो रहा है और वो आती है महिलाओं के साथ। देखो यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, वो आपके जो पापा हैं उनका माना जाएगा, आपके फादर इन लॉ का नहीं माना जाएगा, आपके हस्बैंड का नहीं माना जाएगा। अब मैं समझाता हूँ। सपोज डैट कुछ कैटेगरी ऐसी हैं, जैसे आपने लव मैरिज की, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आप हरियाणा में आप हरियाणा से थे और आप ओबीसी कैटेगरी से थे, आपने लव मैरिज की राजस्थान के एक जनरल एससी कैंडिडेट के साथ। एग्जांपल ले रहा हूँ, आप हरियाणा के ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट थे, आपने राजस्थान के एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ लव मैरिज कर ली और आपने इन्हीं के साथ अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो ध्यान रहे, आप ओबीसी कैटेगरी में काउंट होंगे, ना कि एससी में, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाओं का जो रिजर्वेशन कैटेगरी है ना, वो उनका जो पापा की कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग माना है। आपके पापा जिस कैटेगरी में आते हैं आप उसी कैटेगरी में आएंगे, फिर चाहे आपकी शादी किसी भी स्टेट में क्यों ना हुई हो। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि आप अदर स्टेट से हो, जैसे आप पंजाब से हो, आपने हरियाणा में शादी कर ली, आप पंजाब में जनरल कैटेगरी के से थे, ठीक है, पंजाब में आप जनरल कैटेगरी में आते थे, आपने हरियाणा के एक एससी कैटेगरी के कैंडिडेट से शादी कर ली, तो ध्यान रहे आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, ना कि एससी में। क्यों? क्योंकि आपका जो पापा का जो कैटेगरी है वो क्या है, जनरल है। तो ध्यान रहे जो मैरिड वुमेन है उनका जो कास्ट जो सर्टिफिकेट है, उनका जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया, जो आरक्षण का जो क्राइटेरिया है, वो उनके पापा के अनुसार माना जाएगा, ना कि ससुराल पक्ष के अनुसार। आपका ससुराल पक्ष के अनुसार आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो, कोई मतलब नहीं है। आप अपने पापा के अनुसार किस कैटेगरी में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, जनरल में आते हो, बीसी में आते हो, किस में आते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ उठा पाएंगे। ये डाउट क्लियर आपका? अब और आगे डाउट देखते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट मैंने बता दिया, यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा बता दिया, एज लिमिट बता दिया, क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं फॉरम फीस। देखो मेल कैंडिडेटों की फीस रहेगी, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो 1000 रुपये। फीमेल कैंडिडेट यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, ईएसएम ऑफ हरियाणा से हो, 250 रुपये। फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट, देखो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, देखो मैं समझा देता हूँ। मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, आप मेल कैंडिडेट हो, ठीक है। दूसरा, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के आप क्या हो, बेटे हो, तो आपकी फीस 1000 रुपये रहेगी। आप अदर स्टेट से हो, मेल कैंडिडेट हो और चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी 1000 रुपये फीस लगेगी। आप फीमेल कैंडिडेट हो, ठीक है, आप हरियाणा के हो, साथ ही साथ आप किसी एक्स सर्विसमैन की पुत्री हो, तो आपकी फीस 250 लगेगी। आप अदर स्टेट से हो और अदर स्टेट की आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो और आप फीमेल हो, तो आपकी फीस 250 लगेगी। मतलब अदर स्टेट की कैंडिडेट और हरियाणा की कैंडिडेट जो फीमेल है, फीमेल की फीस यहाँ पर कितनी रहेगी, 250 रहेगी। हरियाणा की जनरल कैटेगरी की फीमेल और अदर स्टेट की सभी कैटेगरी की फीमेलों की फीस यहाँ पर 250 रहेगी। इसके अलावा मेल और फीमेल कैंडिडेट एससी, बीसीए, बीसीबी, ईएसएम कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, इनके मेल और फीमेल सभी की फीस 250 रहेगी। तो एक कॉमन सी बात यह है कि अदर स्टेट के मेल और हरियाणा के मेल, इनकी फीस यहाँ पर 1000 है, बाकी सबकी फीस यहाँ पर 250 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के, अब देखो मैं ऐसे टॉपिक, बाकी आपके सारे के सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अब मैं जल्दी ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। इससे पहले वैकेंसी कब आई थी, उसमें टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, उस समय नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, पहला क्वेश्चन, इस पर वीडियो लेके आऊँगा। पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, अब कितनी जा सकती है, पेपर कब तक हो सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आप किस पोस्ट से रिटायरमेंट लोगे, और साथ ही साथ यदि हरियाणा गवर्नमेंट इस वैकेंसी के संबंध में कोई भी नया डाउट, कोई भी नया नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।